प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए मैंने एक गेस पेपर बनाया है और इससे दोस्तों गारंटी है, ध्यान देना, गारंटी है कि 50% क्वेश्चन इसी गेस पेपर में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। कितना दोस्तों? 50% क्वेश्चन। इससे तो कम नहीं होगा। अगर कम हो गया दोस्तों तो चैनल डिलीट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सभी लोग जो अभी नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा देना, क्योंकि हम हर रोज़ 10 से 15 वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, इतना ज़्यादा क्वेश्चन बता देंगे ना कि मान के चलो हिंदी में आप 100 में 100 लेकर आओगे, 100 में 100 लेकर आओगे दोस्तों, इससे तो कम नहीं रहेगा। ठीक, तो सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है। और ये आपका बोर्ड एग्जाम में यही आपको पेपर मिलेगा इस तरीके से। और यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे 10 अंक का रोल नंबर लिखना पड़ेगा दोस्तों। 10 अंक का जो रोल नंबर होगा, इस तरीके से आपका ये एडमिट कार्ड है, ध्यान देना, ये आपका एडमिट कार्ड रहेगा। इसी एडमिट कार्ड में 10 अंक का रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, कितने अंक का? 10 अंक का रोल नंबर। और ये 10 अंक का रोल नंबर यहाँ पे लिख देंगे, कोई ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 अंक का रोल नंबर लिख देंगे। और यहाँ पे आपका जो नाम है, मान लेते हैं यहाँ राम नरेश लिख देते हैं। क्या नाम है आपका? राम नरेश। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से हम पेपर मिलेगा वहाँ पे। ठीक, दूसरी चीज़, अब इस पूरे पेपर्स का सल्यूशन हम करने वाले हैं। ध्यान देना दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा पेपर्स का सल्यूशन करेंगे और कुछ सल्यूशन आपको इसी में मैंने बनाया है जो पेपर। ठीक है, और बहुत ही काट छांट के बाद, बहुत ही मेहनत करके बाद, बहुत ही मूल जड़ निकाले हैं, उसके बाद ये पेपर आपके लिए गेस पेपर लेकर आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, पहला जो ऑप्शनल प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ दोस्तों, किस युग में हुआ? तो याद रखना जो है, सरस्वती पत्रिका का संपादन भारतेंद्र युग में हुआ, या फिर द्विवेदी युग में हुआ, या फिर शुक्ल युग में हुआ, या शुक्लोत्तर युग में हुआ। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है, याद रखना, द्विवेदी युग में हुआ दोस्तों। किस युग में? द्विवेदी युग में। यानी हमारा ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही है। तो पत्रिका, सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ? द्विवेदी युग में। अब आगे देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखना दोस्तों, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी जो है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया निबंध होता है वो किसका होता है? कविता का क्या है? कविता क्या है? यही इसका निबंध है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, अराजक, ध्यान देना, अराजक शत्रु किस विद्या की रचना है? अराजक शत्रु किस विधा की रचना है? तो याद रखना दोस्तों, अराजक शत्रु जो है, अराजक शत्रु जीवनी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? जीवनी की रचना है। ठीक है, अराजक शत्रु किसकी रचना है? याद रखना दोस्तों, ये जीवनी की नहीं है दोस्तों, अराजक शत्रु की
किस विधा की रचना है? तो यार नाटक विधा की रचना है। किसकी है? नाटक विधा की रचना है। और इस नाटक विधा की रचना करने वाले कौन कवि हैं? जयशंकर प्रसाद है। कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद, याद रखना। अगला है अज्ञेय की रचना है। तो याद रखना दोस्तों, अज्ञेय की जो रचना है वो एक जीवनी है। क्या है? शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक, यानी अज्ञेय की रचना पहला नंबर सही है, ठीक। फिर अगला देखिए कबीर दास, दूसरा नंबर। कबीर दास प्रमुख कवि हैं। तो कबीर दास जो है प्रमुख कवि किसके हैं दोस्तों? काव्य धारा के हैं। किसके हैं? काव्य धारा के जो है कवि हैं। याद रखना, किसके कवि हैं? निर्गुण काव्य धारा के कबीर दास कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण, जहाँ पे निर हो जाए समझ लो व्यर्थ ही है, सगुण नहीं है, निर्गुण। याद रखना, कबीर दास जो है प्रमुख कवि किसके हैं? निर्गुण काव्य धारा के। अब आगे देखिए अगला दोस्तों, बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की? तो याद रखना दोस्तों, बिहारी लाल ने प्रमुख छंद में किस? बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से, बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद की रचना की दोस्तों? तो याद रखना, बिहारी लाल ने जो है दोहा छंद की रचना की। किसकी की है? दोहा छंद की रचना की है, यानी इसका बी ऑप्शन राइट है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नौका विहार कविता, नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो यहाँ पे गंगा नदी है। और क्या दोस्तों? नौका विहार कविता किस नदी से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए गंगा से है, जमुना से है, सरस्वती से है या फिर घाघरा से है। तो याद रखना दोस्तों, जो नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो नौका विहार कविता का संबंध गंगा नदी से है। किस नदी से दोस्तों? गंगा नदी से माना जाता है नौका विहार का संबंध, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, ये 100% आपके लिए गेस पेपर उतार दिए हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है दोस्तों? तो याद रखना, प्रयोगवादी काव्य धारा के जो कवि हैं वो हैं गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। कौन है दोस्तों? गिरिजा कुमार माथुर जी जो हैं प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। बाकी ना तो महादेवी वर्मा जी हैं, ना ही सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ना ही निराला जी हैं, ठीक। तो प्रयोगवादी काव्य की धारा के कवि कौन हैं? ये हैं हमारे गिरिजा माथुर जी। अब आगे देखिए अंगा नंबर, आंसू काव्य में प्रधान रस है। आंसू काव्य में प्रधान रस है। तो याद रखना दोस्तों, आंसू काव्य में प्रधान रस रास रस भी नहीं है, वीर रस भी नहीं है, शांत रस भी नहीं है। कौन है आंसू काव्य में प्रधान रस? करुण रस है। कौन है दोस्तों? करुण रस जो है इसमें प्रधान रस माना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गद्यांश की बात कर लेते हैं। गद्यांश, इसको पढ़ के जाना, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ गेस्ट पेपर लेकर हाजिर हुए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसे पढ़ कर जाना, इसे रट के जाना दोस्तों। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का, इसके पहले के वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने गद्यांश वहाँ पे सिखाया है किस तरीके से। अगर आप गद्यांश ना समझ में आए तो वहाँ पे ट्रिक बताया है कि इस ट्रिक को अगर फॉलो कर लोगे तो गद्यांश 10 अंक का होता है, इसमें से आपका 8 अंक पक्का हो जाएगा। कितना? 10 में से 8 अंक। तो वो ट्रिक जो नहीं देखे हैं जाके नीचे वीडियोस में देख लेंगे, ठीक है। पढ़ा हुआ है काफ़ी, मैंने गद्यांश पर ट्रिक बता रखा है। अब देखिए, राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृत है। मनुष्य ने युग युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया वहाँ उसके जीवन की श्वास प्रश्वास, बिना संस्कृत के जन की कल्याण
कबंध मात्र संस्कृत की जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृत का महत्व स्थान है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें देखिए, पहले तो ये किट पास, ये जो है ये प्रश्न किस पाठ से लिया गया है, ठीक, इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो पहला देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पे पहला प्रश्न पाठ का शीर्षक और लेखक के नाम। ठीक है, तो पाठ का शीर्षक और लेखक के नाम क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप, किसका, राष्ट्र का स्वरूप, याद रखना ये राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है दोस्तों, इसके लेखक जो हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, तो इस गद्यांक का ये हो गया गद्यांश का पहला उत्तर। अब हम दूसरे उत्तर की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो जरा ध्यान देना, दूसरा उत्तर क्या है, दूसरा है, इसमें प्रश्न भी था, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, इसी में खोजो राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है दोस्तों। ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। ठीक है ना, यहाँ देखो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। क्या दोस्तों, जन की संस्कृति जो है राष्ट्र का तीसरा अंग है। अगला प्रश्न है राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है। तो याद रखना राष्ट्र का विकास संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र का जो विकास होता है वो संभव होता है। क्या होता है, राष्ट्र का विकास संभव होता है। अब देखिए जन का मस्तिष्क क्या है। तो दोस्तों जो जन का मस्तिष्क है वो है, जन का मस्तिष्क एक संस्कृति है। क्या दोस्तों, जन का मस्तिष्क क्या है, संस्कृति है यहाँ पे। अब आ जाते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। इस पद्यांश, इस गद्यांश में देखो, इस गद्यांश में यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित अंश है, यानी बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। इसका हम विश्लेषण कर देंगे। तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या में वस्तुतः संस्कृत मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। मस्तिष्क की मृत्यु होने पर व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है, भले उसका शरीर भली भांति कार्य करता हो, जीवित। ठीक है, जिस प्रकार मस्तिष्क में रहित व्यक्ति नहीं कहा जाता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृत के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अब आ जाइए आगे, अब आ जाइए पद्यांश में। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरियाँ मचली। तो यहाँ पे कविता और शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। कविता और शीर्षक कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश सांध्य गीत काव्य संग्रह के गीत 3 शीर्षक से अवतरित है। यह कविता महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई। यह कविता किसके द्वारा, महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। ठीक, चलिए अब पद्यांश के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कवित्री, अगला है ख नंबर, कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है दोस्तों। तो याद रखना कवित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली, अर्थात दुख की बदलियों से घिरा हुआ बताया है। ठीक है ना, दुख की बदलियों से घिरा हुआ। ग नंबर क्या है, किससे आहत होकर विश्व हंसा। तो याद रखना दोस्तों क्रंदन से आहत होकर विश्व हंसा। किससे, क्रंदन से आहत होकर विश्व ने हंसा है। फिर है पलकों में क्या मछली। तो याद रखना दोस्तों पलकों में निर्झरियाँ मछली हैं। क्या मछली हैं, निर्झरियाँ मछली हैं। ये चीज़ याद रखना। अब इसी में रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों ये रेखांकित अंश है यहाँ पे।
यहाँ से मैं नीर भरी दुख की बदली, इसी का व्याख्या करना है। अब इसे चाहे 10 लाइन लिख दो चाहे 5 लाइन लिख दो। तो देखो, प्रस्तुत रेखांकित पंक्तियों में कवित्री अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरे जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार आहत विरह की वेदना के कारण मेरे आंखों में आंसू भरे रहते हैं। फिर 5वां नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे 80 वर्ड लिखना है। कितने वर्ड लिखना है दोस्तों? 80 वर्ड। तो पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपको ना इसमें से कोई 2 पढ़ के जाना, एग्जाम में आ जाएगा। आप ना क्या करोगे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को पढ़ के चले जाना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पढ़ के चले जाना। प्यारे बच्चों, इसमें से दोनों में आना निश्चित है। ये 100% गारंटी वाला गेस पेपर मैंने दिया है और मैंने ये भी बोल दिया है कि 100 में से 50 इस पेपर में से आना तय है। ठीक है ना? तो सभी लोग इस बात पर इस वीडियो को लाइक कर दें। जो नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम के बाद आप अनसब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। काम हो जाएगा तो अनसब्सक्राइब कर देना, अभी तो आपका काम है ना, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। अब देखो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम साहित्यिक परिचय यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुआमी व्यक्ति के स्वामी थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष के एकादशी संवत 1964 को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में हुआ। बाल्याकाल से ही प्रतिभाशाली द्विवेदी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा शांति निकेतन के हिंदी भवन के निदेशक के पद को सन 1940-1950 तक सुशोभित किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास, नागरी प्रचारणी सभा इत्यादि विभिन्न संस्थाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों अनुसंधान कार्यों के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। जीवन के अंत समय तक द्विवेदी जी साहित्य साधना में प्रवृत्त रहे और 18 मई 1979 ईस्वी को इस भुवन लोक से प्रयाण कर रहे आचार्य द्विवेदी का साहित्य विपुल हो गया। ठीक है दोस्तों, इनकी कृतियों का कुछ इस प्रकार वर्गीकरण है। तो यहाँ पे इनकी कृतियाँ भी देख लेते हैं क्या क्या हैं। क्या देख लेंगे प्यारे बच्चों? कृतियाँ। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। ठीक, तो इनकी कृतियाँ क्या हैं? इतिहास में क्या क्या इन्होंने किया अपने पूरे इतिहास में। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उपन्यास, अनामदास का पौधा, चारुच चंद लेख, पुनर्वाण, बाण भट्ट की आत्मकथा। निबंध संग्रह में क्या क्या करा? अशोक के फूल, विचार वितर्क, कल्पलता, अशोक पर्व, विचार प्रवाह कुटज, साहित्य शास्त्री आलोचनात्मक ग्रंथ, कालिदास की लालित योजना, सहज साधन, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कबीर सुर साहित्य, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर। ठीक है ना? अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम वर्ड 26 लिखना है। तो यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, इन तीनों में से आपको 2 याद करके चले जाना है। ये जयशंकर प्रसाद जी को याद कर लेना और मैथिली शरण गुप्त को याद कर लेना कवियों में, बस बहुत है इतना। ठीक, 2 याद करके चले जाना दोस्तों। तो यहाँ पे आपको आना ही आना है। ये 100% गारंटी वाले हम क्वेश्चन बता रहे हैं। कितने? 100% गारंटी वाले क्वेश्चन। अब देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, साहित्य का परिचय। तो यहाँ पे अब हम सब क्वेश्चन दिखाते जाते हैं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए,
अच्छा, इसका PDF अगर पाना है तो हमारे SK मिश्रा टेलीग्राम पे जाके सभी लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट इसका उत्तर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो, अब बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि इसमें से ना पंचलाइट और बहादुर का सारांश याद करके जाना। किसका? पंचलाइट का। ये बहुत ही हमेशा आता है दोस्तों पंचलाइट, ठीक है ना। पंचलाइट, बहादुर, ये जरूर पढ़ के जाना। ठीक, अब यहाँ पे आना ही आना है, पंचलाइट को आने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। फिर देखिए, ये बहादुर का भी यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुल 6 प्रश्न होते हैं खंड काव्य में, हर जिले का अलग अलग रहता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्वेश्चन बैंक में जो जिस जिले का होगा उस जिले का लिखना, ठीक है ना। हर जिले का अलग अलग होता है, याद रखना, भूलना मत प्यारे बच्चों, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके विशेष ध्यान देना। अब देखो आगे यहाँ पे ये संस्कृत है, गद्यांश है, और इसका जो है हिंदी में अनुवाद यहाँ पे किया गया है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर दिए गए श्लोक के एक संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे न चौरहार्य न च राज्यहार्य, ठीक, इसका भी देखो हम उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पे ये श्लोक है, ये संदर्भ लिखा हुआ है, ये प्रसंग है, ये उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए। अक्ल का दुश्मन क्या होता है? अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना। वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे उसे समझना व्यर्थ है, वह तो अक्ल का दुश्मन है। ठीक, फिर ख नंबर में गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना का मतलब, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। कम शब्दों में बड़ी बात कह देना का मतलब गागर में सागर भरना। वाक्य प्रयोग क्या है? कभी बिहारी के दोहे गागर में सागर है। आगे देखो, हाथ पीले करना। हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाथ पीले करना मतलब लड़की का विवाह करना, ठीक है। और वाक्य प्रयोग क्या कहा? वह पति की मृत्यु के बाद बड़ी मुश्किल से अपने बेटी के हाथ पीले कर सका। अब आगे देखिए, मुंह फुलाना। मुंह फुलाना मतलब असंतुष्ट होना। वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे? वह छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेता है। ठीक, फिर आ जाते हैं संधि विच्छेद में। ठीक, 10वां प्रश्न है दोस्तों, संधि विच्छेद यहाँ पे हमें देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को ले आते हैं। पुस्तकालय का संधि विच्छेद। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है? पुस्तक धन आलय, यानी इसका ये वाला ऑप्शन राइट है, पहला नंबर। ठीक, तथेति का संधि विच्छेद तथा धन इति, ठीक है ना। तथेति का क्या होता है दोस्तों? तथा धन इति जो है तथेति का संधि विच्छेद होता है। अब है नायका। नायका का क्या होता है? नय धन अकह, यानी इसका भी पहला नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक, यहाँ देखो उत्तर लिखे हुए हैं ना इसके। फिर आगे देखिए, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प कीजिए। आत्मनि शब्द में विभक्ति हो, आत्मन शब्द में जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है दोस्तों। यहाँ पर इसका उत्तर देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना। फटाफट आगे देखते जाएंगे। अब देखिए, नामस्व शब्द में विभक्ति और वचन। तो नामस्व शब्द में जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है, जो कि यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभिराम अभिराम। अभिराम अभिराम का अर्थ होता है, अभिराम माने बिना रोके, और अभिराम माने होता है सुंदर, ठीक है ना। फिर देखिए, स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण माने सोना और सवर्ण माने उच्च जात के। तो यहाँ पे सोना और उच्च जात कहाँ पे है? ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। फिर हमारा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कर्ण। कर्ण का मतलब होता है कान और सूर्यपुत्र। ठीक, अर्घ का मतलब होता है समय और मृत्यु। काल का मतलब होता है मदार और सूर्य, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द का सही चयन करके लिखिए। यहाँ पे क्या लिखोगे, जो जीता न जा सके उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अजेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजेय। अगला रास्ता दिखाने वाला, तो रास्ता दिखाने वाला क्या होता है, पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है दोस्तों, पथ प्रदर्शक होता है। ठीक, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो अनेक लोग ने गंगा में स्नान किया, यहाँ पे है अनेकों लोगों ने गंगा स्नान किया, लेकिन अनेकों ना हो के क्या होना चाहिए, अनेक लोग ने गंगा में स्नान किया, ये राइट है। ठीक, फिर यहाँ एक गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए। तो एक गर्म पहले नहीं होता है, पहले लिखेंगे गाय का एक गिलास गर्म दूध दीजिए, क्योंकि पहले गाय होगी तब तो दूध होगा। तो ये असली वर्ड, शुद्ध वर्ड ये है। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है। तो गौतम तो खत्म, तो ये भूतकाल हो गया, तो गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैं हस्ताक्षर कर दिया ऐसे नहीं, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये सही वर्ड है। ठीक, अब देखो रस, रस में वीर रस तथा श्रृंगार रस का लक्षण सहित पूरा लिखना है। तो देखो वीर रस का ये पूरा डिफिनीशन है, पूरा परिभाषा है, साथ ही साथ ये उसका उदाहरण फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरीके से श्लेष अलंकार उपमा अलंकार परिभाषा, तो जिसमें से श्लेष अलंकार की परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है, उदाहरण ये है। दोहा की बात करें तो दोहा अथवा कुंडली, तो दोहा पढ़ के जाना दोस्तों, ये हर साल पूछा जाता है। यहाँ पे कुंडली का डिफिनीशन मैंने लिखा है। ठीक, अब आ जाते हैं लास्ट में, सफाई व्यवस्था हेतु उच्च अधिकारियों को एक पत्र लिखिए। तो सफाई के लिए जैसे आप अपने छुट्टी लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, उसी प्रकार सफाई के लिए जहाँ प्रधानाचार्य है वहाँ पे आप उच्च अधिकारी, ठीक है ना, जिस अधिकारी को लिखना वहाँ उनके नाम लिख देना। ठीक, उसके बाद आपको एक काम करना है, पर्यावरण से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या पर नियंत्रण से संबंधित, ठीक है ना, और आतंकवाद से संबंधित। पर्यावरण, जनसंख्या, आतंकवाद, इन 3 निबंधों का कॉन्सेप्ट करके बनाना, कॉन्सेप्ट करके जाना एग्जाम में। और याद रखना 3 पेज से कम निबंध नहीं लिखना। 3 पेज के ऊपर चाहे जितना लिख दो, लेकिन 3 पेज से कम लिखोगे तो ये जो 9 नंबर का होता है आपको 5 नंबर या 6 नंबर दे देंगे। ठीक, लेकिन आपको 9 नंबर नहीं मिलेगा। तो 3 पेज से ऊपर ही निबंध को लिखना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारे पेपर्स का पूरा सलूशन किया गया। बाकी अपडेट के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।